हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चे, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने क्लास 10 साइंस, जो कि हमारा एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो उस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं रिवीजन, लेकिन जो रिवीजन करने का जो तरीका होगा वो होगा बाय क्वेश्चंस। और हम लोग अभी फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इस चैप्टर को रिवीजन करने वाले हैं। देखो, ये कहने को आपके 10 क्वेश्चन हैं, लेकिन ट्रस्ट करो, इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें और भी एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है। असर्शन रीजन में एक तो बात ये होती है कि बहुत सारा आपको थोड़ा पहले दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि असर्शन रीजन आप तभी कर पाओगे जब आपको चैप्टर की नॉलेज हो, जब आपको उस टॉपिक की नॉलेज हो, तभी आप कर पाओगे। ठीक है ना। देखो, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोशिश ये करनी है आपको कि पहले वीडियो को पॉज कर लेना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। अगर आप कर लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपना आंसर मैच करो, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ क्या सही कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमारा ये कह रहा है कि सिल्वर इज़ नॉट यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। सिल्वर, क्या हम इलेक्ट्रिक वायर बनाते हैं? क्या आपने कभी भी एक वायर देखा है जो सिल्वर से बनी है, जो चांदी से बनी हो? बिल्कुल नहीं। तो ये असर्शन इसका 100% सही है। रीज़न ये कह रहा है कि सिल्वर इज़ अ बैड कंडक्टर। भाई देखो, ये तो गड़बड़ बात बोल दिया ना। सिल्वर बैड कंडक्टर का है? सिल्वर तो हमें पता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। तो असर्शन सही हो गया और रीज़न गलत हो गया। तो दैट मीन्स आप सभी को पता है बच्चों को कि ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऑप्शन ए और बी में दोनों को रीज़न को सही बताता है। तो आपका तो रीज़न गलत है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बोले तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ आपको देखना है, याद रखना, सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। अगर हम कंडक्टिविटी का अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो सिल्वर सबसे टॉप पर आता है। सिल्वर के बाद आता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद आपका है एल्यूमिनियम। ठीक है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे, जब हम लोग जो ट्रांसमिशन वाली जो लाइन होती है, जब मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम जब इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं, तो हम लोग एल्यूमिनियम वायर का यूज़ करते हैं। तो आप कहोगे सर सिल्वर क्यों नहीं यूज़ करते? भाई सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। सर कॉपर क्यों नहीं यूज़ करते? कॉपर, देखो, कॉपर और एल्यूमिनियम की अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो कॉपर थोड़ी सी भारी हो जाती है, भारी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग कॉपर का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम थोड़ी सी लाइट वेट है, हल्की है, इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कॉन्जिक्यूटिवली, मतलब अगर एंड टू एंड, अगर हम किसी दो रजिस्टर्स को आपस में एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, मतलब एक के प्लस को दूसरे माइनस से, फिर दूसरे के प्लस को तीसरे के माइनस से, इस तरीके से, तो कहते हैं कि दे आर इन सीरीज। ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात सही बोल रहा है कि ये आपस में सीरीज में होते हैं, यानी कि असर्शन सही हो गया। ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इन केस, रीजन ये कह रहा है कि इन केस द टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज्ड देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखो क्या कह दिया कि सीधी सी बात है, आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप किसी भी दो रजिस्टर्स को जब आप सीरीज में जोड़ देते हो, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है ना, ओवरऑल वो बढ़ जाती है। ये बात बिल्कुल सही है ना। यानी कि जो भी आपकी उस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बढ़ी हुई मिलेगी। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। तो ध्यान रखना, यदि हमें अगर टोटल अगर हमें रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हमें रजिस्टर्स को आपस में सीरीज में ही जोड़ने पड़ते हैं। क्लियर बात? मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखो, सभी को पता होना चाहिए कि देखो, अगर हम बात ही कर रहे हैं तो सीरीज़ के लिए हमारा होता क्या है, आर एस, जिसको हम लोग बोलते हैं आर इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन देखो क्या कह रहा है कि टंगस्टन जो कि क्या है, एक मेटल है। मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। देखो बात बिल्कुल सही है, टंगस्टन हमारा एक एलिमेंट है जो कि एक मेटल के फॉर्म में आता है। तो ये जो हम लोग यूज़ करते हैं इनकैंडेसेंट का, यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है? इनकैंडेसेंट का मतलब जो हम लोग जो पहले एक बल्ब यूज़ करते थे, येलो कलर की बल्ब होती थी, तो उसके जो फिलामेंट बनाए जाते थे ना, वो इसी टंगस्टन के बनाए जाते थे। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। अब रीज़न ये कह रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज़ वेरी लो। नहीं भाई, मेल्टिंग पॉइंट लो तो नहीं हो सकती। अगर मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना कि अगर किसी भी सब्सटेंस की अगर मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो मेल्टिंग पॉइंट लो होने का मतलब वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और अगर मेल्ट हो गया तो सर्किट ईजिली टूट जाएगा, और सर्किट अगर ओपन हो गया, टूटने का मतलब होता है सर्किट ओपन हो जाना, तो फिर उसमें करंट भी फ्लो नहीं हो पाएगी। ओके, क्लियर है बात? ठीक है। तो इसलिए ये जो रीज़न है ना, ये एकदम गलत है, और असर्शन क्या है इसका? 100% सही है। तो दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? बात समझ में आ गई? ये असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। जो रीज़न है वो गलत है इस क्वेश्चन के लिए, और जो असर्शन है वो सही है।
आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले देखो, हम लोग बात कर रहे हैं टंगस्टन की, तो टंगस्टन तो हमारा एक मेटल हो गया, बट ऐसे ही हम लोग कुछ एलॉयज भी यूज़ करते हैं। हम लोग कुछ टाइप के एलॉयज यूज़ करते हैं, जैसे देखो हम लोग फ्यूज़ वायर बनाते हैं, तो फ्यूज़ वायर के लिए हम लोग अलग एक एलॉय यूज़ करते हैं। एलॉय सभी को पता है, तो एलॉय चलो अच्छा देखेंगे, अगर एलॉय वाला अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। ये सेम मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन हो गया है। अच्छा देखो, ये अगले वाले में हम लोग बात कर लेते हैं। एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। ध्यान से सुनना इस बात को, कह रहा है कि हम लोग एलॉय यूज़ करते हैं। तो पहली बात, सभी बच्चों को एलॉय पता होगी। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज हमारे मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स होते हैं। जब हम दो या दो से अधिक मेटल्स को जब आपस में मिलाते हैं किसी रेशियो में, तो जो बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एलॉय। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, ठीक है, हम जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन। तो सही बात है। रीज़न क्या है कि एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज या बर्न रेडियली एट हाई टेम्परेचर, मतलब आसानी से वो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडाइज नहीं होते, यानी कि बर्न नहीं होते, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और साथ ही साथ असर्शन और रीज़न जो है ना वो असर्शन का एग्जैक्ट यानी कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दैट मीन्स इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्लियर बात? अब जरा यहाँ पर देखो हम लोग समझते हैं। एलॉय तो समझ में आ गया कि एलॉय बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि मिक्सचर ऑफ मेटल ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स पर्टिकुलर किसी फिक्स रेशियो में। देखो हमारे पास कुछ एलॉयज हैं बेसिकली। ओके देखो हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ एलॉयज हैं, ध्यान रखना। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास है सबसे पहला नाइक्रोम है, ठीक है ना। ये सब बातें आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी। नाइक्रोम है, तो ये नाइक्रोम देखो बेसिकली किन किन मेटल से मिलकर के बना है। ये निकल है, क्रोमियम है, कॉपर है एंड आयरन है। हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो जो भी हमारे इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह हो गए, उनकी जो कॉइल बनाई जाती है, आयरन्स वगैरह जो आप लोग अपने कपड़ों को प्रेस करते हो, एंड टोस्टर वगैरह, इन सब में हम लोग नाइक्रोम एलॉय का यूज़ करते हैं। कॉन्स्टेंटन बेसिकली हमारा दो मेटल से मिलकर के बना हुआ है, कॉपर एंड निकल। इसका यूज़ हम लोग करते हैं कुछ अलग जैसे डिवाइसेस, जैसे हमारा जो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है वो बहुत अलग चीज़ें हो गई तो फिलहाल। लेकिन आपको जो याद रखने वाली बात है वो ये है टिन लेड एलॉय। अब ये टिन लेड एलॉय देखो ऐसा नहीं है कि सारे एलॉय की रजिस्टिविटी हाई होती है। बेसिकली आप लोग जितने भी एलॉय ये सब पढ़ रहे हो ना, इन सब की रजिस्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। लेकिन टिन जो लेड एलॉय है इसकी रजिस्टिविटी काफ़ी लो होती है। अब लो है तो इसके साथ साथ इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ना वो भी काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से जैसे ही करंट इसमें फ्लो होगा, थोड़ा सा भी अगर करंट की अमाउंट अगर बढ़ जाती है तो तुरंत हमारा जो वायर है, वो जो एलॉय है, वो तुरंत मेल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्यूज़ वायर। याद रखना, यानी कि जो टिन लेड एलॉय है इसका रिलेशन किससे है? फ्यूज़ वायर से है। प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम, टिन लेड एलॉय, दैट मीन्स फ्यूज़ वायर हम लोग सेफ्टी डिवाइस में एज अ यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बाद की जो चैप्टर है, ये एलॉय के बारे में कुछ बातें आपको मैंने यहाँ पे बता दी, ध्यान रखना है। ओके, इसका मैंने ऑप्शन भी आपको बता दिया है कि क्या होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। कह रहा है कि व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से कनेक्ट हैं। एक पॉइंट यहाँ है, मान लो मैंने कहा ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, इन तीनों का एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है और इन तीनों का एंड किसी एक पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, तो देखो सेम कॉमन पॉइंट से अगर कनेक्ट तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है ना, ठीक है। इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी डिक्रीज्ड देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमने चीज़ों को अगर जोड़ा है तो हमें ओवरऑल जो रेजिस्टेंस मिलती है वो कम मिलती है, बहुत कम मिलती है, ठीक है। इसलिए हम लोग अगर हमें कम रेजिस्टेंस अगर लेना होगा तो हमें चीज़ों को आपस में पैरेलली ऐड करना पड़ेगा। क्लियर बात? और अगर ये पढ़ लिए तो ये भी आपको पता होगा कि पैरेलल के केस में जो फॉर्मूला मिलता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो मिलता है 1/R1 + 1/R2 और +1/R3। ये बात भी आपको याद होगी, ठीक है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऐसा कुछ और बताने वाली बात नहीं है। ओके, अब जरा देखो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अ रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू एन आइडियल बैटरी। यहाँ पर ये वर्ड जरा सा याद रखना है, यहाँ पर एक आइडियल बैटरी आ रहा है। आइडियल बैटरी का मतलब होता है, आपसे ये जानना चाहता है, आइडियल बैटरी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी बैटरी जो कॉन्स्टेंटली पर्टिकुलर जितने भी वोल्ट की सप्लाई है, कॉन्स्टेंटली उतने वोल्ट की सप्लाई दे रही है। दैट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल बैटरी, ठीक है ना। यानी कि वोल्टेज में कोई भी कमी नहीं आएगी, वोल्टेज हमारा फिक्स होगा। याद रखो, वोल्टेज क्या होगा? फिक्स होगा। तो इफ द वैल्यू ऑफ R इज डिक्रीज्ड
तो अगर हम R की वैल्यू को अगर डिक्रीज करते हैं, द पावर डिसिपेट्स इन द सर्किट विल इंक्रीज। अब आपको चेक करना है कि जो असर्शन बोला है ये सही है कि गलत है। देखो सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा, अगर एक आइडियल बैटरी है तो आइडियल बैटरी का मतलब जो हुआ वो हुआ कांस्टेंट वोल्टेज। ध्यान से सुनना मेरी बात, कांस्टेंट वोल्टेज। और याद करो कांस्टेंट वोल्टेज है तो कह रहा है कि पावर बताओ, अगर हम रेजिस्टेंस को अगर क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो कह रहे हैं कि जो पावर है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो जरा चेक करते हैं। हमें पता है कि पावर और रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन होता है भाई। तो देखो पावर के आपको दो फॉर्मूले मिलते थे, एक आपको मिलता था P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, याद आया, फिर एक मिलता था P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बोलो ये बात सही है? आप कौन सा यूज़ करोगे, ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये समझना, क्योंकि आपने माना है ना कि ये आइडियल बैटरी है, तो आइडियल बैटरी क्या करेगी, कांस्टेंट वोल्टेज देगी, याद रखो कांस्टेंट वोल्टेज देगी। और कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि हम एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं इस वाले फॉर्मूले को, यानी कि देखो अब अगर हम R को अगर डिक्रीज करते हैं तो पावर हमारी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यही फॉर्मूला लगाओगे, इस वाले के अकॉर्डिंग आप नहीं चलोगे। आप करंट को कांस्टेंट नहीं रख रहे हो, आप वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हो। तो दैट मीन्स अगर वोल्टेज हमारी कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर आप R को अगर आप डिक्रीज करोगे तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये इन्वर्सली एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। ओके, बात समझ में आ गई। तो दैट मीन्स जो असर्शन है वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, 110% ये सही कह रहा है कि जो पावर डिसिपेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही बोल रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, रीजन ये बोलता है द पावर डिसिपेट इन द सर्किट विल इंक्रीज, पावर डिसिपेट इन द सर्किट विल इंक्रीज। ठीक है भाई, रीज़न भी सही बोल रहा है, पावर डिसिपेट जो होगा वो सर्किट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान रखना, ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं पैरेलल कनेक्शन के लिए, और ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं सीरीज़ के लिए। तो पैरेलल में हमारी वोल्टेज कांस्टेंट होती है और सीरीज़ में हमारी करंट कांस्टेंट होती है, इसलिए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखो कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो इमीडिएटली व्हेन द स्विच इज ऑन। बिल्कुल बात सही, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो ऐसे तुरंत खटाक से ऑन किया, तुरंत फट से जो आपका बल्ब जलने लगा। अब ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? अब इसके पीछे रीज़न ये कहता है कि देखो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ मेटेलिक वायर इज़ वेरी हाई। कह रहा है कि जो भाई सीधी सी बात है, आपने जब अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि करंट बेसिकली कैसे, आपकी बल्ब जो है वो कैसे जल रही होती है। इसके पीछे का सीधा सी रीज़न होता है कि जैसे आप स्विच ऑन करते हो सर्किट क्लोज हो जाती है और जो करंट है वो तुरंत फ्लो होने लगती है। तो करंट फ्लो होने का मतलब आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन तुरंत मूव करने लगती है। अब देखो, अब कह रहा ना कि ठीक है, असर्शन तो आपको समझ में आता है, अब रीज़न कह रहे हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज़ भाई, इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपको इतनी तो बात पता है कि मान लो मेरे पास अगर एक वायर है, हम वायर को थोड़ा सा कुछ ऐसा बनाते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा जूम करके। अब देखो क्या होगा ना कि इस वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ 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 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसमें पोटेंशियल अप्लाई किया, तो अभी देखो जस्ट लाइक ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब आप इसमें पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हो तो इन इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन होती है वो जस्ट लाइक एक क्लास में, एक ऐसा क्लास जिसमें बहुत बच्चे हैं लेकिन टीचर नहीं है, 1 घंटे से टीचर नहीं आया। सो इमेजिन करो एक ऐसा क्लास, तो कुछ बच्चे इधर मुँह करके बैठेंगे, कुछ इधर मुँह करके बैठेंगे, कुछ मतलब बहुत अजीब तरीके से बच्चे बैठे रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी किसी वायर में जब उनके पास जब पोटेंशियल जब हम नहीं लगाते हैं, जब हम कोई बैटरी नहीं लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही रहते हैं, इधर उधर इधर उधर, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होती है। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल अप्लाई किया तो अब उनको एक डायरेक्शन मिल गया, जस्ट लाइक कि क्लास में टीचर एंटर की, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। और जैसे ही वो एक डायरेक्शन में हो गए, तो ऐसा नहीं है, याद रखना, जब भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कोई गाड़ी की तरह मूव नहीं करता, ध्यान रखना, ये बात समझ लेना मेरी बात। इलेक्ट्रॉन किसी भी व्हीकल की तरह मूव नहीं करता कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचा, नहीं। वो क्या करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारेगा, और वो मारते मारते जो सबसे स्टार्टिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तुरंत
क्या करेगा, वो तुरंत इंटर करेगा उस बल्ब में या जो भी आपकी अप्लायंसेस लगी है, और वो तुरंत उस बल्ब को जलाने लगेगा। तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे होते हैं, जैसे अभी ऐसी डायरेक्शन थी, जैसे ही मैंने उसको पोटेंशियल डिफरेंस पर मैंने उसको कुछ रखा तो इलेक्ट्रॉन तुरंत मूव कर गया। बात समझ आ रही ना? तो ये बात बिल्कुल सही है, उसको उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि ये रीज़न भी इसका सही है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कर रहा है, नहीं, वो अपने पोजीशन पर मूव करना दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। जैसे लोग अपने बाइक को, साइकिल को आप लोग ड्रिफ्ट करते हो, ब्रेक लगा करके यूँ ऐसे इस तरीके से मुड़ा लेते हो, दैट इज ड्रिफ्ट। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, दैट मीन्स असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न एग्जैक्टली करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज डन। लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। लॉन्ग, इसका क्या मतलब है, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि भाई बड़े बड़े वायर्स पोल के थ्रू, मतलब बड़े बड़े पोल के थ्रू हम लोग वायर्स के थ्रू क्या करते हैं, जैसे हमारे मान लो कि हमारे सिटी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, अब हम अपने सिटी से दूसरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को भेजना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो यस, बिल्कुल बात सही है, लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इज डन, बिल्कुल होता है। अब ये कह रहा है कि एट हाई वोल्टेज, चलो जरा इसका हम लोग आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताते हैं। एट हाई वोल्टेज पावर लॉसेज आर वेरी लेस। देखो आपने देखा होगा अपने घर के अगल बगल या सड़क के कहीं किनारे कि ऐसे बड़ा सा एक हमारा इस तरीके से कुछ पोल होता है, ठीक है, इसमें फिर एक वायर, फिर एक दूसरा इधर पोल कहीं खड़ा होता है, इस तरीके से वायर का ट्रांसमिशन, दैट इज ये ट्रांसमिशन हुआ। अब दो बातें होती हैं, ये जो वायर आपने देखा होगा कि ये वायर बहुत ज़्यादा मोटी होती है, थिक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि थिक होने से रेजिस्टेंस इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद करो, थिक होने से वायर अगर ज़्यादा थिक है, उसका एरिया अगर ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ज़्यादा है, तो वो क्या हो गई, उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो कह रहा है, अब देखो दो कंडीशन हो सकती है, या तो आप उस वायर में हाई वोल्टेज भेज सकते हो या उस वायर में आप हाई करंट भेज सकते हो। तो आपको फ़ायदा किस में होगा, आपको फ़ायदा होगा जब अगर आप हाई वोल्टेज उस वायर में आप क्या करोगे, हाई वोल्टेज के साथ अगर आप उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप ट्रांसमिट करोगे तो उसमें आपको ज़्यादा फायदा होगा एज कंपेरिजन टू हाई करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंडिंग ए वायर डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। कह रहा है कि अगर हम वायर को क्या करते हैं, बेंड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करता है। ये बात देखो बिल्कुल सही है भाई, आप वायर को मोड़ो, 100 बार मोड़ो, 10 बार मोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगला है रीज़न ये दे रहा है क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ प्रपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से देखो तो R इज इक्वल टू, आपको एक फॉर्मूला मिलता था, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। मतलब जो रेजिस्टेंस है ना, वो उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, वो उसके एरिया पर डिपेंड करता है, मतलब कि उसका शेप कैसा है, क्या वो सर्कुलर शेप में है, क्या वो कर्व शेप में है, इस तरीके से इस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये बात दोनों सही बोल रहा है कि बेंडिंग ऑफ वायर डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही। रीज़न क्यों, क्योंकि केवल और केवल हम कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है, उस वायर कितना थिन है या फिर वायर कितना थिक है, ये इस पर डिपेंड करता है। सीधी सी बात है, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन भी सही है, यानी कि दोनों ही सही हैं, आंसर सॉरी रीज़न एंड assertion, that means both assertion and reason are true and R is the correct explanation of। क्लियर बात, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा। आप सभी को यहाँ पे पता है कि यहाँ पे हमारा जो रो होता है, उस रो की क्या होती है, रो हमारा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनटू मीटर। ये बात सभी को याद आनी चाहिए जब अगर आप ये रिवीजन कर रहे हो तो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग और मोर टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो।